Hi everyone, I am again welcoming you all in our YouTube channel ZChem Classes। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मेथड्स ऑफ चार्जिंग एंड देन कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। इनसे पहले के वीडियोस में हमने बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, कंडक्टर इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था और हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी पढ़ा था। उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, उसके कितने मेथड्स होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किस तरीके से किया जाता है कि किसी भी तरीके से हम उस पर चार्ज अपीयर करवा दें, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की कमी करके, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा दे के, है ना, किसी भी तरीके से हम उस पर चार्ज अपीयर करवा दें। तो यहाँ पे हम 3 मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिनसे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाई कंडक्शन, थर्ड मेथड है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो चलिए फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है ये चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज फ्रिक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे रबिंग भी बोलते हैं, चार्जिंग बाई रबिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा, व्हेन वी रब टू डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल्स टुगेदर, दैट हीट एनर्जी जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन forces electrons to break free from one material and jump over to the other. This is known as the charging by rubbing और friction। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस हीट एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में बाउंड रहते हैं वो वहाँ से उनको एनर्जी गेन करके वहाँ से ऑब्जेक्ट से निकल आते हैं और वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरीके से हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एक क्लॉथ है और ये एक रॉड हमने ली हुई है। ठीक है, प्लास्टिक की रॉड है और ये एक कपड़ा है। यहाँ पे पहले हमने रबिंग नहीं की थी तो ये अनचार्ज है। यहाँ पे अभी दोनों पे चार्ज क्या है, 0 है। हमने क्या किया, हमने इन दोनों का आपस में रबिंग करना स्टार्ट किया। रबिंग करने से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस हीट एनर्जी की वजह से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक की रॉड थी इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं इस कपड़े पे। तो इस प्लास्टिक रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया है और इस कपड़े पे हमारा नेगेटिव चार्ज आया है। इस तरीके से इस मेथड को हम जो है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप ये कुछ नोट्स देख सकते हैं। इस मेथड में कोई भी नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी नया चार्ज क्रिएट नहीं है। इस सिस्टम को रबिंग करने से पहले भी हमारे पास टोटल चार्ज 0 था इस पूरे सिस्टम पे, और रबिंग करने के बाद में अभी भी हमारे पास टोटल चार्ज क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे उतने ही यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो जब हम सम करेंगे तो दोनों का चार्ज जो है वो 0 आ जाएगा। यहाँ से सेकेंड नोट क्या है, द ऑब्जेक्ट लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज इन मास एंड ऑब्जेक्ट गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज इन मास। मतलब जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस ऑब्जेक्ट का मास कम हो जाएगा और जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस ऑब्जेक्ट के मास में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब उसका मास बढ़ जाएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं जो कि है हमारे पास चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या है कि हम जैसे ये एक रॉड स्टिक है, इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जिसमें कि करंट फ्लो हो सकती है। करंट फ्लो होगी मतलब इस पर चार्ज है। यहाँ से आप इस डायग्राम से देखेंगे, ठीक है, ये न्यूट्रल स्फीयर था। ये मैंने मान लो किसी स्ट्रिंग से बांध के ऐसे लटकाया हुआ है। अब ये न्यूट्रल स्फीयर है। अब मैंने क्या किया, जैसे मेरे पास यही एक स्टिक है, इस पर कुछ चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज इस पर है। इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको लेके गया और मैंने ऐसे करके इस पर टच कर दिया, क्योंकि ये न्यूट्रल थी। यहाँ पे चार्ज क्या था, यहाँ पे चार्ज 0 था और इस पे चार्ज 0 नहीं है, इस पे चार्ज है। तो ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट
पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाएगा। ये हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल जब हम पढ़ेंगे तब। तो यहाँ से अब ये क्या होगा, इसमें ये जो हमारा स्फीयर है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस पर अपीयर हो जाएगा। यहाँ से आप अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन अ चार्ज बॉडी टच विद एन अनचार्ज बॉडी, से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ मेटल का, देन सम ऑफ द चार्जेज ऑन द चार्ज बॉडी गेट ट्रांसफर टू द अनचार्ज बॉडी, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई कंडक्शन। दिस चार्जिंग इज ड्यू टू दिस इज चार्जिंग बाई डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है कि हम जो जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं उसको हम एक ऑब्जेक्ट को टच करा के उस पर चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास है मेथड नंबर 3, जो कि बाकी मेथड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के चैप्टर्स में भी हम इसको देखेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब समझेंगे आप, जैसे आप इंडक्शन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को देख के दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी उसके जैसा बिहेव करने लग जाना, मतलब नकल करना। जैसे लोग बोलते हैं ना, कोई ज़्यादा स्मार्ट बन के आ रहा है तो दूसरे लोग भी उसके जैसा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। वही इंडक्शन का बेसिकली मतलब यही होता है, प्रेरकत्व तो इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये दो मेटल स्फीयर हैं जो कि एक इंसुलेटिंग रॉड से ऐसे करके यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में यहाँ पे टच में हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये टच में है, अब मैंने क्या किया कि अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, मतलब यहाँ पे हमारा चार्ज क्या है, 0 है। अब मैंने क्या किया, मैं इन दोनों चार्जेस के ये जो सिस्टम था इसके पास में नियर बाई में मैं एक चार्ज रॉड को लेके गया। ये क्या है, एक चार्ज रॉड है। इस चार्ज रॉड को मैं इसके नियर बाई में लेके गया, लेकिन मैंने इस रॉड को इन स्फीयर्स के साथ में टच नहीं किया है, ठीक है। जब मैं इनको इसके पास में लेके गया मैंने टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे क्या था, चार्ज था। तो ये चार्ज इस स्फीयर पे, देखो स्फीयर पे यहाँ पे इनिशियली तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन स्फीयर क्या है, स्फीयर बना एटम से है, ठीक है, एटम्स। और एटम्स में क्या क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। इसके चारों ओर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। एक तरीके से हम इस एटम को इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक एटम में 2 पार्ट होते हैं, एक उसके बहुत छोटे से रीजन में पॉजिटिव चार्ज और एक उसके चारों ओर घूमता हुआ नेगेटिव चार्ज, है ना। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब जब तक इसके पास में कोई इसको प्रेरित करने वाला कोई एलिमेंट नहीं था, मतलब इसको भड़काने वाला कोई एलिमेंट नहीं था, तब तक तो ये ठीक ठाक था, है ना, दोनों म्यूचुअल इक्विलिब्रियम में थे। जैसे ही यहाँ पे हमने एक इसको प्रभावित करने वाले चार्ज को लेके आए, रॉड को लेके आए, है ना, चार्ज रॉड को हम यहाँ पे लेके आए, तो क्या हुआ, ये चार्ज रॉड पता है क्या करेगी, ये चार्ज रॉड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अपने जैसे वाले, मतलब अपोजिट वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अपने जैसे वाले चार्ज को अपने से दूर भगाएगा। तो यहाँ पे इसके जो एटम्स होंगे उन एटम्स में पता है क्या होगा, वो एटम्स इस तरीके से हो जाएंगे कि जैसे यहाँ पे ये रॉड थी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अब क्या हुआ कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियर, ये एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसको दूर भगाएगा, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से इधर खिसक जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो इस साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल चार्ज अभी भी 0 है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ओवरऑल चार्ज अभी भी 0 है। लेकिन क्या हुआ, इस प्रेरक की वजह से क्या हुआ, इस एटम का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसने अपना बदल लिया, मतलब वो चार्ज दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, नेगेटिव वाला इसकी साइड आ गया, पॉजिटिव वाला इसकी साइड चला गया। इस स्फीयर में जो जितने भी एटम्स होंगे वो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसको हम और अच्छे से समझेंगे कैपेसिटर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके नियर बाई में नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इसके जो अपोजिट वाली साइड होगी, मतलब दूर वाली साइड होगी,
वहां पे पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये सिंगल स्फीयर होता तो इधर साइड पे नेगेटिव और इधर साइड पे पॉजिटिव आ जाता, लेकिन क्योंकि ये दोनों आपस में टच में हैं और ये दोनों मेटल के स्फीयर हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला चार्ज यहाँ पे ना दिख के हमको मतलब मोस्ट पॉसिबल दूर दूर जाने की कोशिश करेगा। तो पॉसिबल दूर यहाँ पे क्या है, ये वाला, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों जो स्फीयर थे वो टच में थे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों स्फीयर टच में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हमने सेम रॉड लेके आए, रॉड लेके आने की वजह से इधर साइड पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, इधर साइड पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। अब वो पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर को, है ना, ये जो स्फीयर है दूसरा वाला, इस स्फीयर के इस पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली ऐसे जैसे यहाँ पे हो रहा था, और पॉजिटिव वाले चार्ज को दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। अगर हम इस रॉड को हटा देंगे तो रॉड को हटा देने से क्या होगा कि ये चार्ज हमारा यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ये नोट लिखा हुआ है, इन इंडक्शन द न्यूट्रल बॉडी ऑलवेज एक्वायर्स एन अपोजिट साइन ऑफ चार्ज कंपेयर टू द चार्जिंग बॉडी। मतलब जो भी चार्ज करने वाली बॉडी है, उस अगर वो इंडक्शन के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस कर रही है तो उसके साइड पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो उसके अपोजिट साइन वाला चार्ज प्रोड्यूस होगा। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड थी, तो इसने अपने साइड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस किया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस किया है। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज एक्वायर्ड बाय अ न्यूट्रल बॉडी व्हेन इट इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन यूजिंग पॉजिटिव ग्लास रॉड। क्वेश्चन क्या है, जब हम एक पॉजिटिव ग्लास रॉड को न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं, ठीक है, और हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम इसको चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहाँ पे है ना ये चार्जिंग बाय इंडक्शन। सपोज ये हमारे पास एक स्फीयर था, हम एक ग्लास रॉड लेके आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है, ये पहले इसको लाने से पहले यहाँ पे क्या था, चार्ज 0 था। अब हम जब इसको इसके पास में लेके आए तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं बाय इंडक्शन मेथड। तो यहाँ पे अब हमको ये बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ज अक्वायर्ड बाय ए न्यूट्रल बॉडी। तो इस ऑब्जेक्ट पे किस टाइप का चार्ज आएगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे किस टाइप का चार्ज आएगा। देखो इसका आंसर अगर हम दें तो यहां से आप देखिए, पॉजिटिव चार्ज को हम इसके नियर बाई में लेके जा रहे हैं, तो नियर बाई में लेके जाने से क्या होगा, पहले इस पे न्यूट्रल चार्ज था, मतलब चार्ज 0 था। चार्ज 0 होने की वजह से क्या होगा, हम इसको टच नहीं कर रहे, हमने पीछे देखा कि टच नहीं कर रहे। इंडक्शन में टोटल चार्ज क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट पे हमको इंड्यूस कर रहे हैं उस पर टोटल चार्ज 0 ही रहेगा, ठीक है, टोटल चार्ज 0 ही रहेगा आफ्टर इंडक्शन और बिफोर इंडक्शन दोनों के केस में। तो बिफोर इंडक्शन तो हमारे पास चार्ज 0 है, आफ्टर इंडक्शन भी हमको चार्ज 0 करना है। जब हम इस रॉड को इसके पास लेके आए तो इसके नियर बाई वाला जो फेस सरफेस है उस पर इसके अपोजिट वाला चार्ज अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, और इसके जो दूर वाला सरफेस है ना, अपोजिट वाली सरफेस है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लग जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, इस ऑब्जेक्ट पे, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे अभी भी टोटल चार्ज क्या होगा, 0, ठीक है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हटा दें यहाँ से तो इस ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज क्या आएगा, 0, और हम इसको जब लेके आ रहे हैं तो ये बस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन टोटल चार्ज अभी भी 0 है। तो यहाँ से इसने कहा व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज एक्वायर्ड। तो यहाँ पे टोटल चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल चार्ज 0 होगा, लेकिन अगर हम कहेंगे कि इसके नियर बाई सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, तो नियर बाई सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके जो दूर वाले जो मोस्ट फर्देस्ट सरफेस होगी वहां पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक ऑफ द लेक्चर, जो कि है कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। देखो हमने चार्ज पढ़ा था, ठीक है, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, चार्ज में और मास में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम समझेंगे। देखो मास क्या था, मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, उसी तरीके से चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। तो इन दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बीच में हम लोगों को
कंपैरिजन करना है, हमको ये देखना है कि दोनों में कितनी सिमिलरिटीज हैं, कितनी डिससिमिलरिटीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा हुआ है बेसिक ऑफ कंपैरिजन। मतलब हम दोनों क्वांटिटीज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को और इलेक्ट्रिक चार्ज को और मास को किन किन क्वांटिटीज के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वो लिखा है, यहाँ पे इस क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक चार्ज पे क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज का इस क्वांटिटी से रिलेशन क्या है और मास का यहाँ पे क्या रिलेशन है। ठीक है, हम इन दोनों को साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेचर ऑफ द वैल्यूज। नेचर ऑफ द वैल्यूज मतलब कि जो चार्ज की वैल्यूज हैं वो कैसी होती हैं और जो मास की वैल्यूज हैं वो कैसी होती हैं, साइन के बारे में, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब चार्ज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों टाइप का हो सकता है। चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन पे होता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है जो कि प्रोटॉन पे होता है, चार्ज जीरो भी हो सकता है जो कि न्यूट्रॉन पे होता है। ठीक है, और मास के केस में अगर हम देखें तो मास ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मास क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास नेचर ऑफ इंटरेक्शन। नेचर ऑफ इंटरेक्शन मतलब फोर्स दोनों के बीच में किस टाइप के होंगे, है ना, चार्ज के लिए और मास के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो फोर्स होंगे वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब सेम चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है। वहीं पे अगर हम मास के बारे में बात करेंगे तो मास हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा, है ना। मास किसकी वजह से लगता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना, वहाँ पे फोर्स लगता है। तो यहाँ पे ये जो मास में जो ये जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यहाँ से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्वांटाइजेशन। चार्ज में क्वांटाइजेशन होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कोई ऑब्जेक्ट पे सबसे छोटा चार्ज कितना हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर। ठीक है, लेकिन वहां पे मास अगर हम बोले कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे छोटा मास कितना हो सकता है, तो वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इतना छोटा मास होता है। अगर कोई मेरे से कहेगा कि मान ले 1 ग्राम का मास, उसके हिसाब से 1 ग्राम का मास सबसे छोटा है, मैं उसमें 10 से डिवाइड करके बोल दूंगा कि नहीं 0.1 ग्राम होता है। फिर कोई बोलेगा नहीं ये भी नहीं होता, 0.001 ग्राम होता है। फिर और कोई बोलेगा ये भी नहीं होता, 10⁻⁵ ग्राम होता है। तो इस तरीके से मास को हम एग्जैक्टली उसका क्वांटाइजेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट एस्टेबलाइज्ड। अभी तक हम मास ऑफ क्वांटाइजेशन के बारे में बात नहीं करते हैं, जबकि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जो कि हमने पीछे पढ़ चुका है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस विद स्पीड। स्पीड के साथ में चार्ज पे और मास पे क्या फर्क पड़ता है ये हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। मतलब जो चार्ज है वो चार्ज स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि चार्ज को कितनी भी स्पीड से आप मूव कराइए, उसका जो चार्ज है वो चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहीं हम अगर मास पे देखें तो मास स्पीड पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट 10 ग्राम की है या मान लो 500 ग्राम या 100 ग्राम की है, ठीक है। अब अभी ये रेस्ट पे है तो इसका मास 100 ग्राम है, इसको हम बोलेंगे रेस्ट मास ऑफ दिस पेन विच इज 100 ग्राम। अब अगर इसको मैं मूव करना स्टार्ट कर दूं, अगर मैं इस रॉड को मूव करना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा, इसका मास कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी इसका मास उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगा, जो कि एक इक्वेशन होती है जो कि आप आगे पढ़ेंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। वहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो मास क्या है, रिलेटिव होता है, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो वहाँ से
आप ये समझेंगे। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो ये होता है m इक्वल्स टू एम नोट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब वी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वी क्या है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो हम इस रिलेशन से ये जो मास इस पे बढ़ेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एग्जिस्टेंस, मतलब चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर, ये चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज मास के बिना नहीं हो सकता। चार्ज के होने के लिए मास नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, मास होगा तभी चार्ज हो सकता है, अगर मास नहीं है तो चार्ज कतई नहीं होगा। मास है तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, जबकि मास, सॉरी यहाँ से मैंने लिखा है इसको विदाउट चार्ज। यहाँ पे हम लिखेंगे विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और जो मास है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है, न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। लेकिन चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है, न्यूट्रॉन्स की वजह से क्योंकि उस पर चार्ज ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ से और देखें तो अगर हम कंजर्वेशन की बात करें, है ना, हम चार्ज का कंजर्वेशन भी पढ़ चुके हैं। चार्ज क्या है हमारा, चार्ज हमेशा ऑलवेज कंजर्व रहता है किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। लेकिन वहीं पे अगर हम मास के बारे में बात करेंगे तो मास डजंट रिमेन कंजर्व। ये चीज़ हम पीछे देख भी चुके हैं कि मास पे वेलोसिटी का फर्क पड़ता है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी मास उसका रेस्ट मास से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी अगर जीरो है तो उसके वो रेस्ट मास के बराबर होगा। तो मास क्या है, इनवेरिएंट है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। ठीक है, सॉरी वेरिएंट है। तो यहाँ पे मास डजंट रिमेन कंजर्व। नेक्स्ट अगर हम बात करें फील्ड के लिए तो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज की वजह से, चार्ज पे कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि कूलम फोर्स जिसको हम बोलते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है उसकी वजह से पता क्या है, वो एक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस चार्ज जो है वो अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही मास भी एक अपना फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ से वही दोनों चीजें हैं, चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मास कॉजेज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये है चीजें। नेक्स्ट ये हमने पीछे डिस्कस किया है कि चार्ज और मास में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिससिमिलरिटीज हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, कैन अ फोटोन विच इज जीरो रेस्ट मास पार्टिकल कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब आपने फोटोन के बारे में सुना होगा। फोटोन क्या है, फोटोन फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का एक क्वांटा है ना। फोटोन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का एक क्वांटा है। फोटोन को हम जनरली एक पार्टिकल समझते हैं, जैसे हम लाइट का एक फोटोन होता है ना, जैसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसी तरीके से हम फोटोन को भी एक छोटा सा पार्टिकल समझते हैं, एनर्जी का पैकेट। एक तरीके से वो एनर्जी का पैकेट होता है जिसको हम क्वांटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको बताना है कैन अ फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है, जीरो। तो हमको ये बताना है कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज, फोटोन पे कोई चार्ज होता है या नहीं होता है, ये हमको बताना है। तो फोटोन के बारे में अगर मैं बात करूं, फोटोन क्या है, इसको हम गामा भी बोलते हैं ना, गामा। और इसको एक तरीके से आप ऐसे समझ के चलिए कि ये एक तरीके की एनर्जी है, एनर्जी जो कि एक पैकेट के रूप में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऐसे करके वेवलेंथ्स हैं। तो ये एक तरीके से फोटोन में थोड़ा सा बेसिक आइडिया है इसका, आप इसको समझेंगे। तो ये एक तरीके से एनर्जी का पैकेट है जिसका रेस्ट मास क्या होता है, एम नोट क्या होता है इसका, जीरो। रेस्ट मास इसका जीरो होता है। तो रेस्ट मास जीरो है तो हमको ये बताना है कि इस पे चार्ज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखने के बजाय अगर आप पिछली प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे, अगर आप सबको, मोस्टली लोगों को पता होता है कि फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर इसको
आप मैंने जो पीछे प्रॉपर्टीज बताई हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इसका मास हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जिस्टेंस में मैंने लिखा था कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, और यहाँ पे मैंने लिखा था चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो यहाँ पे इसका मास क्या है, 0, मतलब फोटोन का मास ही नहीं है। तो मास न होने की वजह से फोटोन पे चार्ज हो ही नहीं सकता। ठीक है, वहां पे क्या क्या बताया था, चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट व्हेन मास इज देयर, है ना। जब मास होगा तो चार्ज के होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मास नहीं होगा तो चार्ज कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे मास है ही नहीं, तो मास नहीं है तो चार्ज भी कभी भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे मास होता तो चार्ज हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मास है ही नहीं तो यहाँ पे चार्ज भी 0 होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।